हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई बात करेंगे अभी किसके बारे में? प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है उसके बारे में। वैसे हम भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में अपन ने कहाँ ख़त्म किया था? अपन ने ख़त्म किया था नमक आंदोलन के साथ में ही और ठीक है। और हमने देखा था कि साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है ना? चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करते हैं तो 12 नवंबर को स्टार्ट होता है। 12 नवंबर को स्टार्ट होता है। 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट होता है। गोलमेज सम्मेलन था जो 19 जनवरी 1931 तक चलता है। 19 जनवरी 1931 तक चलता है। 19 जनवरी 1931 तक चलता है। 12 नवंबर 1930 तक 30 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? तो लंदन में आयोजित यह सम्मेलन पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। तो भारतीय लोगों को बराबर दर्जा देने का पहला अगर ब्रिटिश शासकों के द्वारा प्रयास था तो वो था लंदन में आयोजित पहला गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हुए कौन कौन से? हिंदू महासभा, उदारवादी, मुस्लिम लीग, दलित वर्ग और आपके देसी रियासत। देखिएगा, देसी रियासत से तो टोटल 16 जो नरेश थे, ये नरेश शामिल होते हैं इसमें। 16 नरेश शामिल होते हैं इसमें। 16 नरेश शामिल होते हैं और दलित वर्ग से भीमराव जी अम्बेडकर साहब शामिल होते हैं। साथ में मुस्लिम लीग से आगा खान शामिल होते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल होते हैं। ऑब्वियसली जिन्ना ही शामिल होंगे मुस्लिम लीग से और आगा खान शामिल हैं। उदारवादी से CY चिंतामणि और साथ में थे आपके TV सप्रू। तो सप्रू जी और चिंतामणि जी इसमें शामिल थे। हिंदू महासभा से जयकर थे और आपके VS मुंजे थे। VS मुंजे थे क्या? VS मुंजे थे इसमें शामिल। हिंदू महासभा से जयकर और VS मुंजे शामिल थे। उदारवादी से CY चिंतामणि थे और TV सप्रू थे। मुस्लिम लीग से आगा खां थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। दलित वर्ग से भीमराव अम्बेडकर साहब थे और देसी रियासत से 16 नरेश थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग बिल्कुल भी नहीं लिया था, ठीक है ना? पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। तो इस जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना करने की बात कौन करता है? मुस्लिम लीग इस चीज़ की मांग करता है। इस तरह अम्बेडकर ने दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी, लेकिन उपस्थित प्रतिनिधियों में एकता का अभाव था। जो भी उपस्थित थे अपनी अपना राग था। भीमराव अम्बेडकर साहब कहते थे कि दलित वर्ग का अपना पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। मुस्लिम लीग कहती थी कि हमारा मुस्लिम लीग का पृथक से आपके निर्वाचक मंडल होना चाहिए। तो सम्मेलन के निष्कर्षों के ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केंद्रों में द्वैध शासन का सहमत हुई। तो सम्मेलन था, इस सम्मेलन का निष्कर्ष क्या हुआ? सम्मेलन के निष्कर्षों में ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में द्वैत शासन। कहाँ पर? केंद्र में द्वैत शासन पर सहमति होती है साथ में। और ये सम्मेलन क्या है? सफल नहीं हो पाया था। तो ये असफल एक सम्मेलन था। गोलमेज सम्मेलन जो फर्स्ट था ये असफल था। फिर गांधी इरविन का समझौता होता है, जिसे हम दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। ये तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्न और साथ में थे सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और आपके जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी और इरविन के मध्य 17 फरवरी को वैलेंटाइन डे मना लिया। फिर 17 फरवरी को बाद में आपकी दिल्ली में क्या है? वार्ता प्रारंभ होती है किनके? जयकर और सप्रू के प्रयत्न से। 5 मार्च 1931 में दिल्ली में एक समझौता हुआ और इस समझौते में गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो फाइनली ये समझौता तय हो जाता है और ये समझौता तय होता है आपके 5 मार्च 1931 में। सरोजिनी नायडू ने इसे 2 महात्माओं का मिलन कहा। तो सरोजिनी नायडू ने कहा ये 2 महात्माओं का मिलन है, इरविन और गांधी जी। वायसराय इरविन के द्वारा मानी गई जो शर्तें थी, उन शर्तों के बारे में अगर हम बात करें तो जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर शेष आपको रिहा कर दिया जाएगा। तो क्या जिन पर हिंसा के आरोप है, तो हिंसा के तो पक्षधर बिल्कुल भी अपने कौन थे? नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे। तो हिंसा वालों को तो बैठा रहने दो, जो हिंसा नहीं कर रहे थे उनको आपकी क्या है? छोड़ दिया जाए। भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। तो भारतीय समुद्र के किनारे क्या नमक बना सकते हैं? भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। तो भारतीय लोग शराब हैं और विदेशी वस्त्र हैं, उनकी दुकानों पर कानून की सीमा के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? धरना दे सकते हैं।
सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने के आपकी क्या उदारता दिखाएगी। तो सरकारी नौकरी से जिन्होंने त्यागपत्र दिया है जोश जोश में देश के लिए, उनको क्या है, सरकार वापस लेने का उदारता दिखाएगी। गांधी जी द्वारा स्वीकार की गई शर्तें, तो कांग्रेस भी कुछ शर्तें स्वीकार करेगी। ऐसा तो है नहीं इरविन भाई साहब आया वो स्वीकार सारी चीज़ें करे, तो कुछ तो इनको भी करने पड़ेगी। तो पहली बात 7 अवज्ञा आंदोलन है, इसको स्थगित करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और फिर कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो ये पहले गोलमेज सम्मेलन में बिल्कुल भी भाग नहीं लेती, लेकिन निकट में जो भी दूसरा आपकी क्या होगा, दूसरा जो गोलमेज होगा उस गोलमेज में भाग लेगी। तो कांग्रेस ब्रिटिश आपके सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। जो बार बार खड़ी हो जाते हैं कि ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करे, ये वाला बात नहीं होना चाहिए। के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत की संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा। तो के.एम. मुंशी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ये समझौता है ये युग परिवर्तन घटना है। इस समझौते के कारण कांग्रेस के वामपंथी विशेष करके युवा वर्ग गंभीर असंतोष हुआ। तो वामपंथी थे, विशेषकर से युवा लोग थे, इन पर क्या है असंतोष होते हैं ये। मार्च 1931 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में संपन्न होता है। तो मार्च 1931 में ये कब संपन्न हो रहा है, ये अपने संपन्न हो रहा है 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 में। और इसी मार्च के महीने में कराची में ही 1931 में ही क्या होता है, सम्मेलन होता है कांग्रेस का। कराची अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के साथ में गांधी इरविन पैक्ट की स्वीकार किया गया। तो पूर्ण क्या है, पूर्ण स्वराज है। पूर्ण स्वराज के साथ में गांधी इरविन जो पैक्ट हैं, इस पैक्ट को स्वीकार किया गया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। तो कराची का जो अधिवेशन था, इस कराची के अधिवेशन में जो मार्च के महीने में 1931 में हो रहा था, इसकी आपकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। युवा कांग्रेस नेताओं ने गांधी जी के प्रति असंतुष्टि का कारण क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु को फांसी से न बचा पाने की वजह से था। तो युवा कांग्रेस के नेता थे, वो मानते थे कि भाई अगर ये समझौता हो रहे थे, इसमें समझौते में भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी की फांसी क्यों नहीं रुकवाई गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी लटका दिया गया। और ये बात और ये चीज़ कलंक के रूप में गांधी जी की मृत्यु के बाद भी आज भी उनके सर पे ज्यों की त्यों पड़ी है। कराची अधिवेशन में यहाँ की क्या है, गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो कराची अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा, और कुछ सर पे लगे हुए कलंक भी नहीं मिटेंगे गांधी जी। ये बात मैं ये गांधीवादी होने के नाते कुछ स्वीकार करने में भी हर्ज नहीं है। बड़ा व्यक्ति होता है तो उसमें कुछ गुण भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं, उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा और उन्हीं स्वीकृता के साथ में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। ठीक है, कुछ चीज़ें स्वीकार करनी पड़ेगी, जो बुरी हैं चले। द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन होता है उसके बारे में बात करते हैं। 7 सितंबर की बात है, 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक 1931 की बात है। 1931 तक आपकी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में। 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चले। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। तो गांधी जी को फाइनली स्वाद आया कहीं तो कहीं यार जाके चिल मारा जाए, क्या किया जाए। सम्मेलन में गांधी जी के साथ में राजपुताना नामक जहाज में आपके महादेव देसाई, तो राजपुताना नामक क्या था, जहाज था। इसमें महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय जी, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला और मीराबेन भी गए थे। कांग्रेस के कार्य समिति की ओर से महिला सदस्य सरोजिनी नायडू भी आपके इसमें भाग लेने गई थी। तो सरोजिनी नायडू भाग लेने गई थी, साथ में मदन मोहन मालवीय थे, महादेव देसाई थे, देवदास गांधी थे, घनश्याम दास बिड़ला थे और मीराबेन थी। साथ में आपके सरोजिनी नायडू थी जो कि कांग्रेस की कार्य समिति की ओर से गई थी। द्वितीय सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विचार आपकी क्या विवाद के कारण पूरी तरह असफल हो गया। तो पूरी तरह असफल होता है किस कारण से, सांप्रदायिक समस्या के कारण। सांप्रदायिक समस्या के कारण ये पूरी तरह असफल होता है। दलित नेता भी भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया। भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन थे वो आपके अटेंड किए थे। सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन में दिसंबर में समाप्त कर दिया गया। किस कारण से, सांप्रदायिक जो गतिरोध है उसके कारण। इस सम्मेलन में दौरान आपके विस्टन चर्चिल में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। इस सम्मेलन के दौरान
चर्चिल में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहते हैं। 28 दिसंबर की बात है। 1931 को गांधी ने लंदन से खाली हाथ निराश मुंबई पहुंचे। तो खाली हाथ 28 दिसंबर 1931 में लंदन से खाली हाथ कहाँ हैं, मुंबई पहुंचते हैं। यार हाथ क्यों नहीं भरे। भारत आकर गांधी जी ने आपके वेलिंगटन वायसराय से मिलना चाहा, लेकिन आपके वायसराय से मिलने से मना कर दिया और गांधी इरविन समझौते को भी आपकी क्या है सरकार ने दफन कर दिया। तो भारत आकर गांधी जी ने क्या है वेलिंगटन वायसराय से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया कि भगो यहाँ से, मुझे नहीं मिलना। और गांधी इरविन जो समझौते को भी क्या है सरकार ने दफन कर दिया, भगो यहाँ से, मैं भी ये भी नहीं मानूंगा। और मजबूर होकर गांधी जी ने द्वितीय आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी। तो फिर क्या है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। पहला कब 1930 में, यहाँ पर अब 1932 से लेकर 1934 तक का मामला बैठेगा, ठीक है ना। तो वेलिंगटन वायसराय कौन था, वेलिंगटन। जनवरी 1932 में कांग्रेस की कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। आंदोलन शुरू होने की शीघ्र बाद शीर्ष नेता गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान गफार खान आदि गिरफ्तार कर सरकार को कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। अच्छा, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गफार खान आदि सभी गांधी जी समेत गिरफ्तार किए गए। आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर कई अध्यादेश निकाले गए। अध्यादेश शासन कहा गया। अप्रैल 1934 में गांधी जी के द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि के विषय पर एक पंचाट जारी किया। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 16 अगस्त 1932 में विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें हैं। ये कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के साथ में इस पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। तो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई के साथ ही इस पंचाट में दलित जो वर्ग हैं, दलित वर्ग को भी आपकी क्या है हिंदुओं से अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से किया गया अलग। फिर पूना पैक्ट के बारे में बात करें, जो सितंबर 1932 आता है। दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल यरवदा में ही आपकी क्या है 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधाएं दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने क्या है जेल यरवदा में ही क्या करते हैं आपके 20 सितंबर 1932 में क्या करते हैं आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और साथ में सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित की गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में आपकी सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की गई। कितनी की गई? 18% की गई। ओके, 71 से बढ़ाकर 147 की गई पहले सीटें। गांधी जी और इनकी किन के मध्य हो रहे हैं और अम्बेडकर जी के मध्य आपकी क्या है पूना समझौता हो रहा है, ठीक है ना। अब होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की गतिविधियों से अबाधित ब्रिटिश सरकार ने अपने संवैधानिक सुधारों की जारी रखा। भारतीय जो राजनीतिक परिदृश्य हैं, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की गतिविधियों से अबाधित ब्रिटिश सरकार ने अपनी संवैधानिक सुधारों को जारी रखा। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का लंदन में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। सेकंड में लिया लेकिन थर्ड में नहीं लेते हैं। ब्रिटिश सम्राट ने अगस्त 1935 में इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी कि यह
आपके यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है नाम से जाना गया। ब्रिटिश सम्राट ने अगस्त 1935 में इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी और यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 जाना गया। 24 सितंबर 1932 में सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र पर विचार हेतु लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति की गठित की गई थी। इस अधिनियम के बनने की शुरुआत साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही हो गई थी और मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था और 1935 के अधिनियम के निर्माण की दिशा में एक कदम था। और इस समय आपके भारत के सचिव कौन है? सैमुअल होर हैं। सैमुअल होर था, ठीक है ना। 1937 का प्रांतीय चुनाव व मंत्रिमंडल का गठन। 1936 में लखनऊ और आपके फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने 1937 में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। तो 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने 1937 में होने वाले जो चुनाव थे इस चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। ये कब लेते हैं? लखनऊ और फैजपुर में जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था 1937 में। तो वो कहते हैं कि 1937 में अपन चुनाव लड़ेंगे और फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी दलों को हराते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 जो प्रांत थे उसमें पूर्ण बहुमत हासिल किया। कांग्रेस बम्बई, असम, उत्तर आपके पश्चिमी सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। तो बम्बई में, असम में, साथ में उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत थे, वहाँ पर बंगाल, पंजाब और साथ में सिंध में कांग्रेस बहुमत से वंचित रहेगी। तो बंगाल, पंजाब और सिंध में बहुमत से आपकी क्या वंचित रहती है, लेकिन बम्बई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में जरूर मिल जाते हैं, बड़े दल बनते हैं। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई और उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की और बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनाई गई। इस तरह 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। तो 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाते हैं। 1937 में जुलाई के महीने में मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित करते हैं, ठीक है ना। और फिर बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी क्या है, मंत्रिमंडल बनाते हैं। तो 6 + 2 8 हो गए। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार गठित करते हैं। बंगाल में कर्षक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई। तो कर्षक प्रजा पार्टी और साथ में मुस्लिम लीग है और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग है। इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की। तो 1938 में कौन है कांग्रेस का अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस हैं। तो राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त करते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट देखते हैं। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद पर आपके उम्मीदवार बने और गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया। परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं और इस हार से गांधी जी ने अपना व्यक्तिगत हार बताया था। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छानुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा, परंतु गांधी जी से इनकार कर दिया। चुनाव के बाद क्या हुआ? अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को क्या है, गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा, लेकिन गांधी जी कहते हैं ना, अपन राई को हट हो चुके हैं, अपन अब कुछ नहीं करेंगे। इस स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया कि भाई इनको अगर नहीं रुचि रही है तो जहाँ पर नहीं इज्जत वहाँ नहीं अपन चलते हैं यहाँ से। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सीट खाली कर दी। जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। फिर कांग्रेस के पृथक होकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फिर अपनी राजनीति आगे चल जाते हैं, जर्मनी वगैरह जापान चले जाते हैं, कोई इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा इतने रखते नहीं है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, उससे पहले जहाँ तक हमने पढ़ा है उसका रिवीजन मारते हैं, क्योंकि जो पढ़ा है वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम वो गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन हो चुके हैं, तो अब रिवीजन करने की बारी आती है। 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन आपके प्रमुख रूप से भारतीयों को बराबर दर्जा देने का ब्रिटिश शासकों के द्वारा पहला कदम था। 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस सम्मेलन में और मुख्य रूप से इसमें हिंदू महासभा से जयकर और वी एस मुंजे थे। कौन थे? वी एस मुंजे थे।
उदारवादी से आपके सीवाई चिंतामणि थे, साथ में टीवी सप्रू थे। कौन थे? चिंतामणि और टीवी सप्रू थे। मुस्लिम लीग से आपके आगा खां थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे। दलित वर्ग से भीमराव अम्बेडकर थे, वहीं आपके 16 नरेश विदेशी रियासत से थे। कांग्रेस में इसमें भाग नहीं लिया था। प्रधानमंत्री कौन था? मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी। लीग में पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करने की मुस्लिम लीग बात करता है। दलित वर्ग के हिसाब से अम्बेडकर जी ऐसी निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। सम्मेलन में निष्कर्ष में ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन व केंद्र में द्वैध शासन की सहमति हुई। केंद्र में होगा द्वैध शासन और अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा। लेकिन ये आपकी क्या है, सफल नहीं हो पाया था। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता। सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी और इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 में इसी दिल्ली में एक समझौता हुआ और ये गांधी इरविन समझौता था। और सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा। 5 मार्च 1931 में संपन्न होता है और इसकी प्रमुख शर्तें थी जो इरविन ने मानी थी, वो थी कि जो राजनीतिक बंदी है, जिनके हिंसा के आरोप नहीं है, उनके अलावा सबको क्या है छोड़ दिया जाएगा। समुद्र के किनारे नमक बना सकते हो और शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानूनी सीमा के अंतर्गत आप धरना दे पाओगे। नौकरी से जो जिसमें सरकारी नौकरी में जोश जोश में जिसने त्याग पत्र दिया था, उनको भी वापस लेने की उदारता सरकार करेगी। वहीं गांधी जी भी कुछ बातें मानते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी मानी जाती हैं। एक कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसे स्थगित किया जाएगा। दूसरे गोलमेज एरिया में कांग्रेस भाग लेगा, गोलमेज में भाग लेगा, ठीक है ना, जी क्यों बोल रहा हूँ, ओके, गोलमेज में भाग लेगा। कांग्रेस में ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगा। और के एम मुंशी ने समझौते को भारत के संवैधानिक युग का युग प्रवर्तक के रूप में कहा इतिहास में, ठीक है ना। वामपंथी विशेषकर से युवा वर्ग में गंभीर असंतोष था। मार्च 1931 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ था। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ में गांधी जी के इस पैक्ट को स्वीकार किया गया था। लेकिन इस अधिवेशन के जो कराची में हुआ था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी, जो मार्च 1931 में होता है। लेकिन इसमें आपके जो युवा कांग्रेस नेता थे, उसमें गांधी जी के प्रति असंतुष्टि का प्रमुख कारण था कि भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की फांसी क्यों नहीं रुकवाई गई। उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई लाहौर में, और ये एक निंदनीय काम था। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा। फिर होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक होता है। ये सम्मेलन में वो हिस्सा था जिसमें गांधी जी को भाग लेना था। गांधी जी इसमें भाग लेने के लिए लंदन गए थे। राजपुताना नामक जहाज में महादेव देसाई, आपके मदन मोहन मालवीय, आपके देवदास गांधी और घनश्याम दास बिड़ला, साथ में मीराबेन ये सभी गई थी। साथ में कार्य समिति थी कांग्रेस की, जिसमें से आपकी सरोजिनी नायडू गई थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विवाद होने के कारण पूरी तरह ये भी असफल हुआ था। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर भी इसमें भाग लिए गए थे और वही वापस बात इन्होंने कर गई थी कि पृथक से हमारा निर्वाचक मंडल होना चाहिए। सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन दिसंबर में समाप्त कर दिया जाता है। और इस सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ठीक है ना। 28 दिसंबर 1931 को गांधी लंदन से खाली हाथ निराश होकर वापस लौटते हैं और आकर गांधी जी ने विलिंगटन वायसराय से मिलना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और जो गांधी इरविन समझौता था उसमें सरकार ने दफन कर दिया। मजबूर होकर गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो 1932 से लेकर 34 तक हुआ। जनवरी 1932 में कांग्रेस की कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया। आंदोलन शुरू होने के बाद शीघ्र ही शीर्ष नेता थे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और साथ में गफ्फार खां, इनको किया जाता है गिरफ्तार और गैर कानूनी घोषित किया जाता है किसे, कांग्रेस को। आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर अध्यादेश निकालने से अध्यादेश शासन कहा गया। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। सांप्रदायिक पंचायत के बारे में बात करें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 में विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचायत जारी किया था, ठीक है ना। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी। इसके तहत क्या था, ये पंचायत में अल्पसंख्यक जो समुदाय था उसके लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई और सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों के द्वारा किया गया। मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा इस पंचायत में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। और पूना पैक्ट के बारे में बात करें, जो सितंबर 1932 की घटना थी, दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और साथ में राजगोपालाचार्य आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता होता है। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई और विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों की सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई।
केंद्रीय विधानमंडल में जो आपके प्रांतों की बात होगी, फिर केंद्रीय जो विधानमंडल था उसमें सुरक्षित करके सीटों की संख्या 18% इनके लिए सुरक्षित कर दी थी। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक होता है। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की गतिविधि से अबाधित ब्रिटिश सरकार ने अपने आपके संवैधानिक सुधारों को जारी रखा। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का लंदन में आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में भी भाग कांग्रेस नहीं लेती है। ब्रिटिश सम्राट ने अगस्त 1935 में इस विधेयक पर आपकी अपनी सहमति दे दी और विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से आता है। विशेषतः हम बात करें कि 24 सितंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी कर दिया गया था और श्वेत पत्र पर विचार हेतु लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठित की गई थी और इस अधिनियम के बनाने की शुरुआत साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही हो गई थी। मार्च 1937 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी करके 1935 के अधिनियम के निर्माण की दिशा में एक कदम था और इस समय भारत के सचिव थे सैमुअल होर। 1937 के प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जब आपकी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें डिसाइड कर लिया गया कि 1937 के चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय किया गया। जनवरी फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिनिधि दलों के हराते हुए कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाई। कांग्रेस बंबई, असम और साथ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत थे उनमें सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस क्या है बहुमत से वंचित रहेगी। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई और उड़ीसा ने अपनी सरकारें गठित करी और बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और साथ में असम में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनाई गई। इस तरह 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी के साथ में संयुक्त रूप से सरकार बनाई और बंगाल में कर्षक प्रजा पार्टी और साथ में मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाते हैं। इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे 1938 में और राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की थी। 1938 में आपकी हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद चुने गए, लेकिन ये चुने गए थे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया और उनको ये प्राप्त करके दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं। इस हार को गांधी जी ने क्या अपने ईगो पर लिया और व्यक्तिगत हार माना। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा, लेकिन गांधी जी ने कहा ना बापू, अब अपनी होगी ये बेइज्जती, बापू अब और बेइज्जती कराने के लिए नहीं है। जैसे चंपक चाचा छोटी सी बात में रूठ जाते हैं वैसे ये रूठ गए थे। इस स्थिति को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा अप्रैल 1939 में, भाई मुझे नहीं रखनी कांग्रेस, आप अपने राह से रखो, जेब में डालो। कांग्रेस पद से इस्तीफा देते हैं और अपने यहाँ से कल्टी मार लेते बेचारे। उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस में पृथक होकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। फिर बात करते हैं अगस्त जो 1940 में आता है, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं। हाँ, लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। यूँ तो बहुत ही असमंजस की स्थिति था, आपके इरविन समझौता को कत्लेआम कर दिया गया था। 1935 का आपके क्या था, भारत शासन अधिनियम आ गया था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है ना। कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा था और आपसी सामंजस्यता, सांप्रदायिक जो स्थिति थी वो भी सही नहीं थी। लेकिन अब स्थिति ज़रूरत पड़ गई थी कि अब भारत का सपोर्ट चाहिए। किस चीज़ के लेकर अब सपोर्ट चाहिए था? दूसरा जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था और जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए अब लालच जरूरी था। तो समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा, जो 8 अगस्त 1940 की बात है। इसके प्रावधान क्या थे? युद्ध के बाद प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का एक गठन किया जाएगा। तो जो प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था है इसका हम गठन करेंगे, ठीक है। एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। एक युद्ध सलाहकार जो आपकी क्या है परिषद है, इसकी हम स्थापना करेंगे और वायसराय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करेंगे जिसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, बहुत इंपॉर्टेंट परिषद थी, इसमें क्या करेंगे, विस्तार करेंगे और भारतीयों की संख्या को हम जरूर बढ़ा देंगे। कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। ये मामला कहने के बाद भी नहीं बापू, अपन ये बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, अस्वीकार कर दिया। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 1940 में। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ इस बार तो नहीं देने वाली है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपके पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ होता है। 17 अक्टूबर 1940 को
विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। पहले कौन बनते हैं? विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बनते हैं 17 अक्टूबर 1940 की बात है। 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार, कहाँ पर है? पवनार आश्रम है जो महाराष्ट्र में है। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है और इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए थे। तो 25,000 आपके क्या हैं सत्याग्रही जेल गए थे और दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। फिर आता है क्रिप्स मिशन जो मार्च 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन भारत में आता है 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वे भारत को स्वतंत्र करें। द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसके दौरान मित्र जो राष्ट्र थे, इन मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर क्या दबाव डाला कि भारत को भाई स्वतंत्र करो आप। परिणाम स्वरूप चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। घोषणा की जाती है 11 मार्च 1942 पर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है और ये आपके 22-23 मार्च 1942 में क्या है भारत आ जाता है। क्रिप्स मिशन के भारत आते ही अपना प्रस्ताव 25 मार्च को भारतीय नेताओं के सामने रखा और 29 मार्च को आपकी जनता के सामने रखा। तो 25 मार्च को तो रखते हैं भारतीय नेताओं के सामने, फिर 29 मार्च को जनता के सामने रखते हैं। क्रिप्स आपके जो प्रस्ताव के रूप में प्रमुख बिंदु देखे तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए और एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए। युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्माण हेतु आपकी संविधान निर्माण परिषद का गठन, जिसमें ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को ब्रिटिश सरकार निम्न शर्तों पर स्वीकार करेगी। पहली बात, जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं वे पृथक संविधान बना सकते हैं। देशी रियासतों को भी आपके भारतीय संघ से अलग होने का पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। दूसरी बात कि भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों यथा सुरक्षा, आश्वासन, विकास आदि को लेकर एक समझौता होगा। तो भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के जो हित है उनके लिए आपकी सुरक्षा, आश्वासन, विकास आदि को लेकर एक समझौता होगा। क्रिप्स मिशन के भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई। क्रिप्स मिशन की भारतीय नेताओं से क्या है बातचीत असफल हो जाती हैं। तो अब थोड़ा सा वापस रिवीजन करते हैं अपन अगस्त प्रस्ताव से लेकर। अगस्त प्रस्ताव आपके 8 अगस्त 1940 में आता है। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष ये प्रस्ताव था, जिसमें हमने देखा कि प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर देंगे, संस्था का युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना कर देंगे, वॉइसरॉय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर देंगे जिसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे, और कांग्रेस ने ये अस्वीकार कर दिया था। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता है 1940 में और प्रस्ताव विरोध और युद्ध में आपके अपने को अलग रखने के सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत क्या था सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं देने वाली है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से 17 अक्टूबर 1940 में पहले आपके सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। टोटल सत्याग्रह में लगभग 25,000 आपके सत्याग्रही जेल गए थे। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं इसे। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि भारत को स्वतंत्र करो, तो 11 मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है। 22-23 मार्च को ये भारत आता है 1942 में और 25 मार्च को नेताओं से बात करता है। 29 मार्च को ये जनता के सामने प्रस्तुत करता है बातें, और इसके प्रमुख प्रस्ताव में बातें थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। युद्ध समाप्ति के बाद संविधान में निर्माण हेतु आपके संविधान निर्मात्री परिषद का गठन करके जिसमें ब्रिटिश, भारत व देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा के द्वारा निर्मित किए गए संविधान को ब्रिटिश सरकार निम्न शर्तों पर स्वीकार करेगी। पहली बात, जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं वो पृथक संविधान बना सकेंगे, और जो देशी रियासतों में भी कोई भी अगर भारतीय संघ से अलग होकर पृथक संविधान बनाने का अधिकार रहेगा। भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों के लिए सुरक्षा के लिए एक समझौता होगा। तो क्रिप्स मिशन ये बातें सुनकर नेताओं ने क्या है अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर एक मोमेंटम होता है, बहुत बड़ा मोमेंटम भारत की राजनीति के लिए होता है, भारत की आपके भविष्य के लिए होता है। वो था आपके भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त 1942 में, जिसकी कहानी अगली कक्षा में, क्योंकि इस कक्षा में हम करेंगे नहीं गुड गोबर, क्योंकि गुड गोबर तो अब तो अंग्रेजों का होने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में बहुत ही तगड़ा मोमेंट, बहुत ही प्यारा मोमेंट जो अब आराम से देखेंगे। तो इस कक्षा में बस इतना ही है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।